तो कल लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो थ्योरम की वो आधी हो पाई, तो थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ पहले, और फिर जो आधा पोर्शन है स्टेप 2 वो पूरा करते हैं। तो बच्चों ये कॉन्ग्रुएंट रिडक्शन था सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, मतलब जो कल हो रहा था उसको कहते हैं कॉन्ग्रुएंट रिडक्शन ऑफ। तो ये रिपीटेशन है, अभी केवल समझाना है थोड़ा सा, ऑफ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, तो हमने कहा क्या था, स्टेटमेंट पे गौर करिएगा कि कोई भी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और उसके रैंक मान लेते हैं आर है, तो मतलब ये दो चीजें हैं हमारे पास। एक तो एक मैट्रिक्स ए है, वो सिमेट्रिक है, और दूसरा रैंक ऑफ ए आर है। ये दो चीजें हैं। और तो ये कॉन्ग्रुएंट होगा इसके लिए एक डायगोनल मैट्रिक्स के, कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल मैट्रिक्स, और उसके आर एलिमेंट जो होंगे वो नॉन जीरो होंगे। ये कहा गया था, ये स्टेटमेंट था थ्योरम का। कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो, ठीक है, किसी ऑर्डर का n बाई n, तो हमने पीएमआई का यूज किया। और पहले हमने ये कहा कि ऐसे मैट्रिक्स के लिए आपको हमेशा बी एग्जिस्ट करता है। अगर आपके पास ए है और ए अब सिमेट्रिक तो है, हमें नहीं पता ए में बाकी क्या क्या है, तो ये n बाई n का है। अब सिमेट्री में ये भी हो सकता है कि इसका पहला एलिमेंट नॉन जीरो हो, ये भी हो सकता है कि पहला तो जीरो हो लेकिन डायगोनल में कहीं कोई एलिमेंट नॉन जीरो हो, और ये भी हो सकता है कि सारे डायगोनल एलिमेंट जीरो हो। तीन संभावनाएं हमने लेके देखी, और ये देखा इन तीनों के साथ कि आपको हर सिचुएशन में एक बी जरूर ऐसा मिल जा रहा है मैट्रिक्स, बी आई जी एन बाई एन मैट्रिक्स हर हालत में मिल जाता है। और ये एग्जिस्टेंस थ्योरम था, पार्ट था, कि ये हमेशा देयर एग्जिस्ट और मैट्रिक्स बी ऐसा जो कॉन्ग्रुएंट टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए होगा, और इसका जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो नॉन जीरो होगा बी का। बी अगर ए का पहला कोफिशिएंट जो लीडिंग है ए वन वन वो नॉन जीरो है तो वही बी है मतलब। लेकिन अगर ए वन वन जीरो है और डायगोनल में कोई अगर ऐसा मिल रहा है नॉन जीरो, पहला एलिमेंट जहां पर नॉन जीरो मिल रहा है डायगोनल में, तो उसी को बी का पहला एलिमेंट बना देंगे। और अगर डायगोनल के सारे ही जीरो हैं तो फिर हमने थोड़ा सा बदलाव किया था, याद होगा आपको, ए आई जे और ए जे आई करके हम एक नया ले आए थे। और इस तरह से हम हर हालत में बी तो बना ही देंगे। यहां तक हम कर चुके हैं। क्या आप लोगों को यहां तक कोई प्रॉब्लम आई किसी को, या हम आगे बढ़े? हेलो, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, सर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो आज हम लोग यहां से आगे स्टेप 2 कर लीजिएगा थ्योरम में। अब हम आगे का काम करते हैं। मैट्रिक्स एग्जिस्ट करता है, एक पार्ट था। एग्जिस्टेंस के बाद आगे का पोर्शन शुरू करते हैं, तो देखिए प्लीज। अब हमारे पास जो बी है, बी के लिए हमने कहा है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है, सिंस बी इज congruent टू अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बच्चों में कई बार कह चुका हूं कि अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है तो वो खुद भी क्या होगा? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो बी इटसेल्फ इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक हो गया। और हमें ये भी पता है कि इसका लीडिंग एलिमेंट नॉन जीरो है। पहला एलिमेंट हमने इस तरह से बी डिफाइन किया है कि बी वन वन क्या है, नॉन जीरो है।
तो कॉन्ग्रुएंट रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन से अगर किसी मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, तो फिर बाकी एलिमेंट जो पहली रो और पहले कॉलम के हैं सब जीरो बनाए जा सकते हैं या नहीं? अगर मेरे पास कोई मैट्रिक्स है और ये एलिमेंट नॉन जीरो है, B11 कुछ भी है, तो बाकी सबको जीरो बनाया जा सकता है या नहीं, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं आपसे। यस सर। यस यस सर। सर। बनाया जा सकता है किसी भी तरह से, आपको बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई है इसकी। तो ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ क्योंकि पहला एलिमेंट बी ऐसा डिफाइन किया है हमने जो नॉन जीरो है। अब ये बहुत आसान है बच्चों, इसमें कोई नई चीज है ही नहीं। अब सिंस B11 इज नॉन जीरो, देयरफॉर all elements in first row, the first row and first column, first row and first column, बाकी सब जीरो बनाए जा सकते हैं एक्सेप्ट B11 can be made zero by suitable congruent operations। तो लाइन लिखने में भले ही समय लगे, लेकिन आपने क्योंकि पहले क्वेश्चन किए हुए हैं ऐसे, तो आपको मालूम है कि हाँ ये तो जीरो बन जाएंगे नीचे, पहले एलिमेंट के नीचे के सारे जीरो बनाने हमें आते हैं। और जो सिमेट्रिक होने की वजह से फायदा यह है कि यही काम जो रो में करोगे वही कॉलम में करो। तो आपके पास कैसा मैट्रिक्स मिलेगा, किस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा? अब हम इसको ऐसा करने से 10 वी हैव अ मैट्रिक्स, हमें कुछ ऐसा मैट्रिक्स मिलेगा मतलब बच्चों जिसका पहला एलिमेंट, इसको हम सी कह देते हैं चलिए। पहला एलिमेंट कुछ होगा, सपोज वो A11 है, बाकी सब जीरो हैं, इधर भी सब जीरो हैं, और बाकी जो मैट्रिक्स है सपोज वो B1 है। ये हमारे पास मैट्रिक्स है। ये हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा जो बी के कॉन्करेंट हो, जैसा आपका बी था। हो सकता है A11 B11 ही हो, बाकी सारे आपने जीरो कर दिए, तो बी के कॉन्करेंट है। इट इज, आप चल करते हैं, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू बी। अगर बी के कॉन्करेंट है ये सी जो मैट्रिक्स है, तो बी तो ए के कॉन्करेंट था। दिस इंप्लाइज, हम ये कह सकते हैं कि सी इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ए। अगर सी ए के, ये वाला मैट्रिक्स ए के कॉन्ग्रुएंट है, ए तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। तो जो B1 होगा वो n-1 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा ना, B1 बचा हुआ। यस सर। तो पूरा मैट्रिक्स n ऑर्डर का है, टू यस। A and B1 is a square matrix of order n-1। तो फिर फाइनली आपके पास ये हो गया कि सी ए के कॉन्ग्रुएंट है, तो पूरा सी अगर कॉन्ग्रुएंट है तो सी में पहला रो पहला कॉलम छोड़ दो, बाकी भी सिमेट्रिक, सी ए के कॉन्ग्रुएंट है, ध्यान से देखिएगा प्लीज। तो सी सिमेट्रिक हुआ या नहीं? यस सर। यस सर। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब आप कह सकते हैं कि सी सिमेट्रिक है, सी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। अच्छा, सी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है,
सी की पहली रो कोई सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बच्चों, सोचिएगा, अगर मैं उसकी पहली रो और पहले कॉलम को हटा दूं तो अभी जो बचेगा वो भी सिमेट्रिक होगा या नहीं? Yes, sir. तो सी की पहली रो और पहला कॉलम अगर मैं हटा दूं तो बी वन ही तो बचेगा। यस सर। तो मैं इसके आधार पर क्या कर सकता हूं, जैसे सी पूरा सिमेट्रिक है, इसका मतलब बी वन इज ऑल्सो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। किसी बच्चे को कहीं नहीं आ रहा है समझ में तो कहिएगा कि सर हमें नहीं आ रहा है। तो n-1 तक हमारा b1 भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने एज्यूम किया हुआ था कल वाले पोर्शन में, देखिएगा कि इंडक्शन लगा रहे हैं ना आप तो पीएमआई, तो आपने कहा कि b1 जो है वो n-1 ऑर्डर का है, तो इसको डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर रिड्यूस किया जा सकता है या नहीं? Yes, sir. बच्चों कल वाला शुरुआत सोचिए, पीएमआई से कर रहे हैं, मैंने कहा n=1 के लिए तो रिजल्ट ऑब्वियस है कि 1/1 का मैट्रिक्स है, तो डायगोनल के अलावा बाकी जीरो एज्यूम किए जा सकते हैं, वो तो ट्रिवियल था। फिर मैंने ये कहा कि 1 से लेके n-1 तक हम मान लेते हैं ये बात सही है। क्या बात सही है? मतलब 1 से लेके n-1 ऑर्डर का कोई भी अगर आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसका डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्जन किया जा सकता है। ठीक है, ये एज्यूम किया था हमने। तो अब आप ये बताइए कि b1 जो है वो भी n-1 ऑर्डर का है ना सिमेट्रिक? यस सर। तो फिर क्या लिख सकते हैं? therefore by our therefore by our induction assumption या induction hypothesis, जो भी कहें, induction hypothesis, b1 can be reduced to a diagonal matrix by concurrent operations। अच्छा एक बात बताइए, जब b1 को आप डायगोनल मैट्रिक्स जैसा बना सकते हो तो पूरा c भी डायगोनल हो जाएगा या नहीं? ऊपर देखिए c। Yes, sir. यस Sure. सर। तो मैं डायरेक्ट लिख दूं, इसका मतलब दिस इंप्लाइज c इज ऑल्सो अ डायगोनल मैट्रिक्स। तो सी भी डायगोनल हो जाएगा। और सी किस ऑर्डर का है बच्चों? N order का। एन ऑर्डर का। तो जो आप पीएमआई ला रहे थे वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपका एन ऑर्डर के लिए भी आ रहा है, तो यही पीएमआई है या नहीं? Yes, sir. तो आप लिख सकते हैं सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। तो फिर हेंस आपने ए लिया, ए और बी कॉन्ग्रुएंट हैं, बी और सी कॉन्ग्रुएंट है, फाइनली ए भी कॉन्ग्रुएंट है, तो इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो अब मैं लिख देता हूँ हेंस ए इज कॉन्ग्रुएंट। असली काम इतना ही था बच्चों, टू अ डायगोनल मैट्रिक्स इसको कुछ नाम दे देते हैं से डायगोनल। अब डायगोनल आपने लिया तो अभी हमें पता नहीं है कहाँ तक लेना है, तो मान लेते हैं λ1 से लेकर λk तक है, बाकी सब जीरो है मान लेते हैं। अभी ये k भी डिसाइड करना है हमने, तो ऐसा आ जाएगा। तो a को हमने यहां तक डायगोनलाइज कर दिया, ठीक हो गया। मैं आपसे कई बार कह चुका हूं और अभी भी कह रहा हूं कि ये चैप्टर पूरा होने के बाद मैं आपके CSIR के जो नेट के क्वेश्चंस होते हैं मैं उस पर आना चाहूंगा थोड़ा
2-4 दिन, ताकि वैसे प्रैक्टिस हो जाए, थ्योरेटिकल बेस्ड के साथ क्वेश्चंस भी हो जाए। मैं थ्योरी काफी पढ़ा रहा हूँ, न्यूमेरिकल भी आसानी से हो जाएंगे जितने बचे खुचे होंगे, आप उसमें परेशान मत होइए। तो डायगोनलाइजेशन के जो क्वेश्चंस हैं वो काफी महत्वपूर्ण हैं, आप लोग जानते भी होंगे, आपने क्वेश्चंस किए होंगे तो वो आए होंगे एग्जाम में, तो वो हो जाएंगे सारे। लेकिन क्वेश्चंस के साथ थ्योरी कराना बड़ा मुश्किल होता है बीच में, तो मैं थ्योरी का फ्लो नहीं तोड़ना चाहता। बस यही रिक्वेस्ट है आपसे कि पेशेंस बनाए रखिए। मैंने जहां मिनिमल पॉलिनोमियल पढ़ानी शुरू की थी, वहां कह दिया था कि डायगोनलाइजेशन पे हम करेंगे काम, लेकिन थोड़ा धीरे करेंगे। हम तेजी से मैं डायगोनलाइजेशन के क्वेश्चंस नहीं कराता। ये दरवाजा बेटा जरा बंद कर देना। तो अगर आप डायगोनलाइज कर रहे हैं तो इसका मतलब आपको एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P मिलेगा, जहां P डैश इंटू A इंटू P डायगोनलाइज कर देगा। यह थ्योरी आप कई बार पढ़ चुके हैं। दस देयर एग्जिस्ट और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स P। मैं तो इस बात के लिए बच्चों आपको धन्यवाद देता हूं कि बहुत सालों बाद मुझे कोई ऑडियंस मिली जो ये चीजें सुनने को तैयार है, तो उससे मेरा भी रिवीजन हुआ। ये चीजें मेरी भी छूट गई थी सब। अगर अच्छे स्टूडेंट्स मिल जाएं जो सुनना चाहते हैं चीजों को, तो टीचर बहुत सीखता है। बच्चे तो सीख ही रहे हैं। मैं अपने लिए कह रहा हूँ कि मेरा बहुत सुधार हुआ है, बहुत सालों बाद ये चीजें मेरी मेंटेन हो पाई, रिवाइज हो पाई। सब गायब हो गया था। धन्यवाद तो मैं दे रहा हूं आपको। तो अगर आप ए को डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर ऐसा कर पा रहे हैं, तो आपने ऐसा पढ़ा हुआ है कि ऐसा तो आप ऐसे भी जानते थे कि एक मैट्रिक्स आपको पी मिलता है जो पी डैश ए पी इक्वल टू डायगोनलाइज कर देता है। ठीक है। यस सर। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, ए की रैंक आपको पता है, सिंस रैंक ऑफ ए आर था। रैंक ऑफ ए आर है, और आप जानते हैं किसी मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे रैंक में कोई बदलाव नहीं आता, याद है? यस सर। Yes, यस sir. सर। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है आपको, सॉरी कोई स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, हम अभी तो स्क्वायर ही है ये। कोई मैट्रिक्स है ये, उसकी रैंक आ रहा है, उसे आप नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से अगर मल्टीप्लाई करें तो रैंक में कोई बदलाव नहीं होता। ठीक। तो पी तो नॉन सिंगुलर है, पी डैश भी नॉन सिंगुलर होगा। एक प्री फैक्टर है, एक पोस्ट फैक्टर है, लेकिन क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है तो इसकी भी रैंक वही होनी चाहिए जो ए की रैंक है। Yes, sir. ठीक है ना? जितनी रैंक यस ए मैट्रिक्स की है उतनी रैंक इसकी भी होनी चाहिए। और क्योंकि ए की रैंक तो आर है, तो इस डायगोनल मैट्रिक्स की रैंक भी आर होनी चाहिए। लास्ट स्टेप है इस थ्योरम का, अगर आपको ये समझ में आ गया है तो बस, और कुछ है ही नहीं। बस मैं समझा पाया या किसी को डाउट है? यस सर, आ गया। हाँ, तो अब अगर ये डायगोनल मैट्रिक्स को गौर से देखो बच्चों, अगर इसकी रैंक आर है ना, तो इसका मतलब इसकी जो शुरुआत की आर रो होंगी वो नॉन जीरो, बाकी तो सब जीरो रो हैं। तो इसका मतलब है कि इसमें जो के लिख रहे हो तुम, के इक्वल टू आर होगा फिर। यस सर। Yes, sir. बस हो गया, थ्योरम पूरी हो गई। और कल वाले बच्चों को भी धन्यवाद इस बात के लिए कि जो मैं इसको मैं कराना तो चाह रहा था, लेकिन अब लंबा था तो मैंने अवॉइड करना भी, मैंने सोचा आप बोर हो जाएंगे। मैं रिवाइज कराऊंगा एक बार अभी इसको। मैं इस बात को लिखता हूँ, सिंस रैंक डजंट चेंज on multiplication by a non-singular matrix. This implies rank of P dash AP भी R होगी फिर। इसका मतलब है रैंक ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स लैम्डा 1 से लेके लैम्डा के, कहाँ चले गया यार ये,
और अगर ऐसा है तो इसका मतलब रैंक आर होने का मतलब है के इक्वल टू आर होना। तो जितनी ए की रैंक थी उतने ही ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स बनेगा। तो इसका मतलब हमने ये समझा यार, कोई भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, हो गया प्रूफ। क्या कह रहे थे, देखिए कोई भी आप कॉन्ग्रुएंट ऑपरेशन से किसी भी आप मैट्रिक्स को लीजिए, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो उसको डायगोनल मैट्रिक्स के तौर पर कन्वर्जन किया जा सकता है, और जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रैंक है उसी ऑर्डर का डायगोनल मैट्रिक्स भी बनेगा। तो उसके लिए हमने एक बी ढूंढा पहले, बी कल ढूंढ चुके हैं हम, एडजस्ट करेगा बी हर हालत में करेगा, कोई दिक्कत नहीं। बी कॉन्ग्रुएंट होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स के, तो बी खुद भी सिमेट्रिक ही होगा, और बी का पहला एलिमेंट नॉन जीरो है। तो जाहिर सी बात है कि आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का स्क्वायर मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक है, पहला एलिमेंट नॉन जीरो है, तो आप पहली रो और पहले कॉलम के बाकी सबको जीरो बना सकते हो। तो फिर आप ऐसा ले आएंगे सी, सी का ठीक है, बाकी तो ठीक है, नीचे वाला बी वन है, बी वन तक सब सिमेट्रिक है, आप ऑलरेडी आपकी इंडक्शन हाइपोथेसिस चल रही है। तो कहानी ये होगी कि बी वन सिमेट्रिक है तो बी वन का डायगोनलाइजेशन हो सकता है। बी वन अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो फिर सी भी पूरा डायगोनल ही है, क्योंकि सी में जो पहली रो पहला कॉलम है उसमें बस, बाकी तो जीरो ही है। तो ओवरऑल ये इंडक्शन एन के लिए भी प्रूफ होगी, पहली बात तो। अब इसमें यह था कि अब पता नहीं मैट्रिक्स जो डायगोनल होगा भी तो लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा कहाँ तक, तो माना मैंने के लिख लिया थोड़ी देर के लिए, के तक आए, बाकी सब जीरो आ गए। तो अब हमें ये बताना है कि जो के है वो आर के बराबर ही होगा। उसके लिए ये है कि ए की रैंक आर है तो पी डैश एपी की रैंक भी आर ही होगी, और होगी। तो फाइनली 10 A can be reduced to diagonal form by congruent operations. Congruent operations. Yeah. तो ये आपके पास हो गया कि ए किसी भी ऑर्डर का हो, आप ए को कर सकते हैं, बल्कि मुझे ये भी लिख देना चाहिए कि इसका मतलब थ्योरम प्रूफ हो गई है। द प्रूफ इज कंप्लीट बाय इंडक्शन। सो द प्रूफ, ये तो खाली फिनिशिंग है, इज कंप्लीट बाय इंडक्शन। तो अब मुझे इतना समझ में आ गया कि डायगोनलाइजेशन स्क्वायर मैट्रिक्स का, तो एक कॉरोलरी में लिख रहा हूं इस आधार पे। अब छोटा सा रिजल्ट इसको नोट करिए, क्योंकि इसके बाद मैंने आपको 2-3 लेक्चर पहले एक पेज छुड़वाया था, मैं उस सवाल पे आ रहा हूँ। तो उस सवाल को पूरा करने के लिए इस थ्योरम के बेस पे, मेन थ्योरम ही थी, कॉरोलरी एक ट्रिवियल है क्वेश्चन करने के लिए। तो हम सबको समराइज कर रहे हैं, एक तरह की समरी है ये, corresponding to every quadratic form x dash ax over f, कोई फील्ड है, और there exists a non-singular linear transformation there exists a non-singular linear transformation इसको हमने x इक्वल टू पी वाई कहा था ओवर f such that
चलिए आ जाता है द फॉर्म x dash ax transforms to a sum of r square terms r square terms और वो टर्म्स क्या होंगे लैम्डा वन वाई वन स्क्वायर प्लस लैम्डा आर वाई आर स्क्वायर वेर लैम्डा वन से लेकर लैम्डा आर तक सब फील्ड के एलिमेंट होंगे एंड आर इक्वल टू रैंक ऑफ है जो आर है वो रैंक तो सरल शब्दों में कहूं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म जब हमारी आ रही थी मैं ये अब लिख दिया जितना लिखना है वो ये था मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्म हमारी जो भी आती थी वो इस टाइप के आ जाते थे x1 स्क्वायर माइनस 2x2 स्क्वायर प्लस x3 स्क्वायर प्लस F5 x1 x2 टाइप की चीजें तो इस टाइप के x1 x2 x2 x3 x3 x1 भी आएंगे क्या हम इनको हटा सकते हैं अब एक बात बताइए अगर मैट्रिक्स केवल डायगोनल होगा तो केवल इसी तरह की चीजें आएंगी या नहीं Yes, sir. अब अगर आप किसी मैट्रिक्स को कोई आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स है सोचिएगा मेरे पास x1 x2 x3 रो वाइज लेना था कॉलम वाइज माना लैम्डा वन जीरो 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 लैम्डा जीरो 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 लैम्डा मुझे लगता है ये यहाँ को ये इधर लेना चाहिए था x1 x2 x3 और यहाँ लेना था रो वाइज x1 x2 x3 अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें तो वो आएगा 3/1/3 3/3 3/1 तो फाइनली 1/1 आ जाएगा Yes, sir. और ये आएगा लैम्डा वन x1 स्क्वायर प्लस या लैम्डा वन लैम्डा टू लैम्डा थ्री कर लीजिए लैम्डा टू x2 स्क्वायर प्लस लैम्डा थ्री x3 स्क्वायर अब इसमें फायदा यह है बच्चों इस फॉर्मेट में कि आपके बाकी x1 x2 और बाकी सब जीरो हो जा रहे हैं तो ये जीरो कैसे हो जा रहे होंगे इसका मतलब जो बीच में जो आपको मैट्रिक्स है आपने उसको डायगोनलाइज कर दिया तो बाकी टर्म सब जीरो हो जाएंगे और ऐसा किया जा सकता है हमने ये थ्योरम से प्रूव किया अभी कि हाँ हमेशा आप ऐसे मैट्रिक्स को कर सकते हैं क्या ये बात क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो फिर मैं उसी क्वेश्चन पे आता हूँ जिसमें मैंने आपको पेज छुड़वाया था दोबारा आप पीछे आप नोट्स में जाइए मैं यहाँ नए पेज में शुरू कर रहा हूँ बच्चों वहां क्वेश्चन ये था कि मेरे पास एक मैट्रिक्स था उसको भी हम एक स्टेप कर चुके हैं 6 -2 2 -2 3 -1 और 2 -1 -3 हमने हमारे पास ये एक मैट्रिक्स था हमने कॉन्ग्रुएंट रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाई और उससे हमें एक मैट्रिक्स P मिला और A इक्वल टू I लिखा था हमने आप देखिएगा नोट्स में और प्री फैक्टर के साथ रो और पोस्ट फैक्टर के साथ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगाए और हमें जो P मिला है मैं तो अब बुक से उठा के देख रहा हूँ तो आप लोग देखिए आपके नोट्स में होगा 100 1/3 10 कितना है -2/7 1/7 1 ऐसा लिखा है इसने तो सच दैट इससे क्या हुआ था कि आप P डैश A और P जब आपने किया था तो वो आ गया था डायगोनल ऐसे ले देते हैं शॉर्ट में डायगोनल मैट्रिक्स 6
7/3 और 16/7 लिखा है इन्होंने। चलो ठीक है, जो भी आ रहा है। तो ए ये था, और हमने यहां तक हम लेके आए थे, आप लोगों को याद है इतना? यस सर। अच्छा, तो अब आपको इस डायगोनल के करस्पॉन्डिंग क्वाड्रेटिक फॉर्म निकालनी है। ओरिजिनल क्वाड्रेटिक फॉर्म ए के करस्पॉन्डिंग जो होगी वो मैं लिख रहा हूं यहां से आगे, स्टेप 2। ये सब हमने किया था। स्क्वायर को डायगोनल में बना सकते हैं, और बनाने के बाद की थ्योरी आज समझाई है। नॉर्मली जो थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट जब भी आता है, तो मेरा पढ़ाने का तरीका ये रहा है कि पहले एक दो सवाल करा दो ताकि दिमाग में थोड़ा बैठ जाए कि अच्छा ऐसा था। अच्छा, तो अगर ए को मैट्रिक्स मानते हैं तो क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसी थी मैं लिख देता हूं, द क्वाड्रेटिक फॉर्म, और फिर हम डायगोनल को लेके बनाएंगे। द क्वाड्रेटिक फॉर्म corresponding to matrix A अच्छा, तो ये हो जाएगा, आप इसे x डैश ए एक्स कह लीजिए। 6 है पहला एलिमेंट, तो 6x1² प्लस डायगोनल एलिमेंट 3x2² 3x3², ये आ जाएगा माइनस 4x1 x2। सोचिएगा x1 x2 और a1 a2 और a2 a1 देखिए ना उसको, तो x1 x3 कितना होगा? सर 4 + 4। 4x1 1331। अच्छा, और 12 13 23 कितना आएगा? सर -2। -2 23। तो ये हमारे पास पहली क्वेश्चन है। और सर ये जो थर्ड टर्म है वो वहां पे -3x3² आएगा। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ माइनस आएगा, -3x3²। सॉरी मेरी गलती है, ठीक हो गया। अब हम इसको जो x = py हमने लिया था, अब मैं इसको ये नए वाले फॉर्मेट में जो नया डायगोनल आया है उसके करस्पॉन्डेंट कैसे लिखें ये सिखाता हूं। हमारे पास था द नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन corresponding to P is x = py, that is x से यहाँ जिसको आप मान रहे हो वो आपके पास है x1 x2 x3। कहाँ कर्सर फिर भाग गया, x1 x2 x3, p आपने ऊपर लिखा है 1 1/3 -2/7 0 1 1/7 और 0 0 1, ये है। और y का मतलब y1 y2 y3, y1 y2 y3। तो अगर हम इन्हें सॉल्व करें, ऑर्डिनरी काम हुआ, तो दिस इंप्लाइज x1 हो जाना है y1 + 1/3 y2 -2/7 y3। x2 हो जाना है, यहाँ तो कुछ आना नहीं, y2 + 1/7 y3, और x3 केवल y3 हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 कर देते हैं, ये आ गया आपके पास। अगर आप x1 x2 x3 इक्वेशन 1 में रख दें अब इनकी वैल्यू, तो आपको मिलेगा
मैं x1 x2 x3 रखे, सीधे मैं बोल सकता हूँ जो डायगोनल देखिएगा ऊपर, 6y1 स्क्वायर प्लस 7/3 y2 स्क्वायर प्लस 16/7 y3 स्क्वायर। मैं क्या सोच के बोल रहा हूँ, आप लोग समझ पा रहे हैं यहाँ पर बच्चों? x1 x2 x3 की वैल्यू अगर आप इक्वेशन 1 में रख देंगे तो आपको जो डायगोनल आपने बनाया है उसका फायदा मिल जाएगा, सीधे सीधे किस फॉर्मेट में बन जाएगा ये कैलकुलेशन बाद में करिएगा, मैं डायरेक्ट बोल दूं, आप समझ में आया या नहीं आया? यस यस सर। सर, आ गया। यस सर। तो आप अपने नोट्स में लिखिए, पुटिंग x1 x2 x3 इन इक्वेशन 1 वी गेट, एंड ऑन सॉल्विंग मतलब, तो हमें जो मिला वो ये होगा 6y1 स्क्वायर प्लस 7/3 y2 स्क्वायर प्लस 16/7 y3 स्क्वायर। एक क्वाड्रेटिक फॉर्म को दूसरे क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं आप। और प्लीज याद रखिए कॉन्ग्रुएंट हैं, दोनों के रेंज सेम है, जो वैल्यूज वहां से आ रही थी वो वैल्यूज यहां से भी आएंगी, रेंजेस सेम है, सारी थ्योरी पढ़ी है हमने पहले। सर हाँ सर जी, ये जो वैल्यूज की बात कर रहे हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की, ये x1 x2 x3 की वैल्यूज हैं? नहीं नहीं, ये तो ट्रांसफॉर्मेशन का फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक सर ये फॉर्म की किस अभी चीज की वैल्यूज वैल्यू को है? नहीं पहुंचे बेटा, अभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्म की वैल्यूज एक्चुअल कैसे बाकी चीजें हैं उस पे अभी हम आए ही नहीं है, अभी तो काफी थ्योरी है। ओके सर। आदित्य, अभी बस इतना समझा पाया हूं कि एक सामान्य से क्वाड्रेटिक फॉर्म को एक डायगोनल फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। यस अब सर। आप देखिए इक्वेशन 1 का इम्पैक्ट वही होगा, मैं सरल शब्दों में कहूं, जो हमारी ये लास्ट, इसको 3 मान लेता, इक्वेशन 3 का इम्पैक्ट होगा। लेकिन इक्वेशन 3 काफी कॉम्पैक्ट फॉर्म में है, छोटा सा एक्सप्रेशन है। डायगोनलाइजेशन बहुत सारी जो मदद करता है हम लोग जानते ही हैं, उनमें से एक मदद ये भी है कि बड़े बड़े एक्सप्रेशन केवल डायगोनल फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अब आपका ये सवाल पूरा हुआ, और इससे रैंक 3 आ जानी है। तो रैंक 3 है, तो 3 टर्म के स्क्वायर के फॉर्म में लिख दिया आपने, मतलब फॉर्म ज्यादा अच्छी हो जाती है। अभी इतना समझ में आया? तो अब पूरा सवाल देखिएगा, आपको एक सिमेट्रिक मैट्रिक, क्वाड्रेटिक फॉर्म होती है तो सिमेट्रिक हमेशा बन जाएगा। पूरी कहानी को अगर मैं सरल शब्दों में कहूं तो इक्वेशन 1 को इक्वेशन 3 में कन्वर्ट करना था, बस ये कहानी थी। इक्वेशन 1 से आप मैट्रिक्स ए बना सकते हैं या नहीं, सोचिए। यस सर, बना सकते हैं। अरे मतलब ए से इक्वेशन 1 बनाई ना अभी हमने, यस सर। तो 1 से ए भी बना सकते हैं, वो तो सवाल में मैंने पहले दिन बता दिया था आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म से कि कैसे बनाएंगे, वो ठीक है आपको आता है। तो सारी मेहनत केवल इतने दिनों से हम ये सीख रहे हैं कि 1 को 3 में कैसे कन्वर्ट करें। अब इसको शॉर्टकट समझिए। अब पूरी जब लंबा पूरा डिटेल पढ़ लेता है इंसान तो शॉर्टकट सीख लेना चाहिए, फिर दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट ये है कि इक्वेशन 1 को आप एक इसका मैट्रिक्स निकालिए, वो ए होगा। अब उसमें कॉन्ग्रुएंट रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के उसको आप ये डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट करिए, और उसके बाद डायरेक्टली डायगोनल जो ही आया 6/7 और 16/7, तो डायरेक्टली अब आप ये लिख सकते हैं आगे को। क्या मैं समझा पाया आप सब लोगों को? यस यस सर। यस सर। एक बार रिपीट कर दो। अच्छा, इक्वेशन 1 आपके पास है, इक्वेशन 1 से मैट्रिक्स ए बना लेंगे कपिल। यस सर। ए मैट्रिक्स को कॉन्ग्रुएंट रो और कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन लगा के ये डायगोनल मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे। यस सर। क्या ही होगा, आपने नोट्स में देखिए कर रखा होगा ना ये। यस, ये क्या है? हाँ, अब डायगोनल देखते ही सीधे 6/7 और 16/7 लिख के नया वेरिएबल ले लो, y1 y2 y3 या जो भी नया लेना है, तो सीधे लिख दो। ये उसी की इक्विवेलेंट फॉर्म है, एक तरह से ये समझिए, कॉन्ग्रुएंट फॉर्म। मतलब जो जो चीजें इक्वेशन 1 से डिराइव की जा सकती हैं वो सब चीजें इक्वेशन 3 से भी डिराइव की जा सकती हैं।
अब वो क्या क्या चीजें हैं हम अभी आगे पढ़ेंगे, अभी चीजें बहुत सारी हैं, हमने निकालना चाहना सीखा अभी। अभी तो हमने इसको इस फॉर्म में रिड्यूस करना सीखा है। अब मुझे लगता है आपको पूरी थ्योरम समझ में आ गई होगी मैं क्या समझाना चाह रहा था। यस सर। अच्छा, तो देखता हूँ कोई क्वेश्चन इसमें। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, अब नया सिखाने के बजाय मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा है इस समय। तो इसे आप करें, इसी फॉर्म में रिड्यूस करें, रिड्यूस दिस क्वाड्रेटिक फॉर्म इन कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं इसको, जो हमने बाद में किया है। रिड्यूस following quadratic forms in real canonical form। हम कॉम्प्लेक्स में काम कहाँ कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, सारा मामला रियल पे ज्यादा है। एंड फाइंड इट्स रैंक। अभी रैंक पे ही इसने तो सिग्नेचर और बाकी चीजें निकलवाई हैं, सिग्नेचर अभी बताया नहीं है। तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं आपको। पहला क्वेश्चन है 2x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 3x3 स्क्वायर माइनस 8x2 x3 माइनस 4x1 x3 प्लस 12x1 x2। प्लीज आप इसे ट्राई करिए। तो बाकी क्वेश्चंस मैं फोटो खींच के भेज दूंगा, चार चार पांच क्वेश्चन लिखे हुए हैं यहाँ पर, और एक आप करिए इसको। मैं बुक के अकॉर्डिंग इतना बता पा रहा हूँ आपको कि फाइनली ये y1 स्क्वायर माइनस y2 स्क्वायर माइनस y3 स्क्वायर आ रहा है। अगर ये एक भी हो जाता है तो आपको समझ में आ जाना है। बाकी बाकी अगर किसी बच्चे को मैं व्हाट्सअप ना कर पाऊँ तो प्लीज आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं भेज दूंगा। कई बार मिस हो जाता है, नहीं आता है, इतने सारे बच्चे जुड़े होते हैं अलग अलग जगहों से। तो इसे आप करिए, क्योंकि मैं अब रिकॉर्डिंग क्लोज कर रहा हूँ इसकी, लेकिन मीटिंग बनी रहे।